हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। आज की जो हमारी आर एस प्री 2023 की जो क्लास होने वाली है वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लास सारी इंपॉर्टेंट होती है लेकिन आज की इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज की क्लास में हम करेंगे रिवीजन, वो भी सुपर फास्ट रिवीजन। आज के जो आपके क्वेश्चंस हैं वो वन लाइनर क्वेश्चन है। वन लाइनर क्वेश्चन है, इसमें हम क्या करेंगे कि मैं आपको पीछे जितने भी मान के चलिए कि आज के क्लास में हमारे 70 क्वेश्चंस हैं। 70 क्वेश्चन है। 70 क्वेश्चन में से आपके जो है 30 से 35 क्वेश्चन है आपको पहले करवाए हुए हैं और बाकी के जो क्वेश्चन बचते हैं आपके 25 से 30 वो क्वेश्चन हैं आज नए क्वेश्चन लेके आई हूँ। इससे होगा क्या, जो आपका पीछे का किया हुआ है उसका बहुत ही जल्दी है आपका रिवीजन होगा, अच्छे से रिवीजन होगा और नए क्वेश्चन भी आपको याद करने को मिलेंगे। तो आज की क्लास इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि इसमें आपके कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन हैं इसमें आपके कवर हो जाएंगे और इसमें आपके पीछे के क्वेश्चंस होंगे किस किस चीज़ के। आपके जो राजस्थान हिस्ट्री है, राजस्थान हिस्ट्री में जो आपकी प्राचीन इतिहास, प्राचीन राजस्थान हिस्ट्री है उसके क्वेश्चन होंगे और उसके साथ साथ आर्ट एंड कल्चर के भी क्वेश्चन होंगे। प्राचीन इतिहास है, इसमें आपके वंश होंगे, राजपूत वंश, उनसे क्वेश्चन होंगे। साथ में ही जैसे आपके पुरातात्विक सभ्यता स्थल होंगे उनसे होंगे। आपके जो क्वेश्चंस आर्ट एंड कल्चर से होंगे वो आपके साहित्य से क्वेश्चन होंगे, उनमें से कई क्वेश्चंस हैं आपकी रचनाएं, रचनाकार, उनसे भी होंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपकी क्लास है रहने वाली है जिसमें आपके अभिलेख वगैरह भी सारे इसमें कवर करेंगे। तो आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको कमेंट करके बताना है कि इस जो आपके वन लाइनर क्वेश्चन आज आपके लिए लाई गई हैं वो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही हैं और क्लास आपको कैसी लगी। क्लास को आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि सभी के पास ये क्लास है वो टाइम से पहुंच जाए। दूसरी बात, जो ये मैं आज क्वेश्चन लेके आई हूँ, अगर आपको आज की एक ही क्लास में याद नहीं होते हैं तो आप उनका रिवीजन भी बड़े ही आसान से कर सकते हैं क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन हैं तो आपको रिवीजन करते में बहुत ही कम टाइम है वो लगेगा। तो चलिए आज की जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में कौन सा स्थान है वो शंख लिपि से संबंधित है। अगर इसकी बात करें तो वो है आपका विराटनगर। तो राजस्थान का विराटनगर है वो शंख लिपि से संबंधित है और यहाँ पे जो गुप्तकालीन शंख लिपि है उसके साक्ष्य मिले हैं। तो आप याद कर सकते हैं, आपसे पूछ ले कि गुप्तकालीन शंख लिपि के साक्ष्य, शंख लिपि के जो साक्ष्य है वो कहाँ मिले हैं, विराटनगर से, इसके यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, राजस्थान में विराटनगर से शंख लिपि के से संबंधित है वो साक्ष्य मिले हैं, कौन से, गुप्तकालीन शंख लिपि से। अगला है श्री सरस्वती पुस्तकालय जो अलभ्य दुर्लभ साहित्य का अप्रतिम खजाना है, स्थित है कहाँ पे है, तो ये आपके सीकर में, और सीकर में भी कहाँ पे, फतेहपुर सीकर में ये आपका स्थित है। तो आपको याद रखना है श्री सरस्वती पुस्तकालय है वो फतेहपुर सीकर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, शास्त्रीय संगीत पर प्रसिद्ध राधा गोविंद संगीत सार के है वो रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता है देवर्षि भट्ट ब्रिजपाल। सारे के सारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शास्त्रीय संगीत पर प्रसिद्ध राधा गोविंद संगीत सार के जो रचयिता है, रचनाकार है वो है देवर्षि भट्ट ब्रिजपाल। अगला है राजस्थानी भाषा का जो उत्पत्ति काल है वो कब का है, तो जो राजस्थानी भाषा है उसकी जो उत्पत्ति काल है वो 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण माना जाता है। तो 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण को है वो राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल है वो माना जाता है। तो राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि किरतार बावनी के लेखक है, किरतार बावनी के आपसे लेखक पूछे तो वो है दुर्सा अड्डा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, किरतार बावनी के लेखक है दुर्सा अड्डा। राग चंद्रिका किसके द्वारा रचित है, तो ये आपसे पूछे तो ये है द्वारकानाथ भट्ट।
ये वन लाइनर क्वेश्चन इसलिए लेके आई हूँ ताकि कम टाइम में आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का रिवीजन हो पाए और अच्छे से आपको याद हो पाए। हमने जब शुरू से आज तक हम देखें तो आज हमारा है वो 88 टेस्ट है, 88 टेस्ट है ये जो कि वन लाइनर है। तो इसमें आपने 1 से लेकर 87 तक जितने टेस्ट किए हैं उनमें जो क्वेश्चंस किए हैं उनका रिवीजन है आज एक साथ आपका हो जाएगा, ताकि आपका जल्दी से सब कुछ कवर हो। और इसमें है वो काफ़ी ज़्यादा नए क्वेश्चंस भी हैं। अगला है मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक कौन है? मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक, तो ये लेखक है रामावतार अग्रवाल, रामावतार अग्रवाल। मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक रामावतार अग्रवाल। अगला, किस राजपूत शासक द्वारा नेह तरंग है वो रचित है? यानी जो नेह तरंग की रचयिता है वो कौन है? तो वो है आपके बुद्ध सिंह, राव बुद्ध सिंह। किरतार बावनी के लेखक दुर्साहड्डा, राग चंद्रिका के लेखक द्वारकानाथ भट्ट, मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक रामावतार अग्रवाल और नेह तरंग के लेखक तो वो है राव बुद्ध सिंह। ऐसे क्वेश्चन आपको काफ़ी बार पूछे जाते हैं। इसमें पूछा है ये तो 4 बार बन गए। आपको इस साइड है वो लेखक दे देंगे और इस साइड है उनकी रचनाएं दे देंगे। उनसे या तो ऐसे पूछ सकते हैं कि इसमें असुमेलित है वो बताएं, या फिर उनका मिलान करके नीचे जो कूट दिया हुआ होगा उसमें से आपको आंसर पूछ लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक हैं। ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक है रीमा हुजा। नहीं जानते कि इतना बड़ा मुद्रित ग्रंथ भारत की क्या जगत की किसी भाषा में है या नहीं? उपयुक्त कथन किस ग्रंथ के बारे में कहा गया है? तो ये अगर आपसे पूछे तो ये कहा गया है जो आपके राग कल्पद्रुम है उसके बारे में। किसके बारे में? राग कल्पद्रुम। इस तो किसके बारे में? इस तो ग्रंथ के बारे में कहा गया। राग कल्पद्रुम तो ग्रंथ है। अगर आपसे पूछ ले कि इसके लेखक कौन है तो इसके लेखक है कृष्णानंद व्यास। तो जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है वो भी मैं आपके लिए काफ़ी लेके आती हूँ, क्योंकि स्टेटमेंट्स के ज़्यादातर है वो पूछ लिए जाते हैं, ताकि बच्चा है थोड़ा सा घुमा फिरा के बच्चे से क्वेश्चन किया जाता है ताकि वो उसका राइट आंसर ना कर पाए। तो अगर पूछ ले कि ये किसके बारे में बोला गया है कि नहीं जानते कि इतना बड़ा मुद्रित ग्रंथ भारत ही क्या जगत की किसी भाषा में है या नहीं, ये राग कल्पद्रुम ग्रंथ के बारे में बोला गया है जिसके लेखक है कृष्णानंद व्यास। राजस्थान में कहानी कहने की मौखिक परंपरा जो अभी भी जिंदा है, जिसमें महाकाव्य, महाभारत, रामायण, पुराण, जातिगत और लोक परंपरा से जुड़ी कहानियां कही जाती है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है कावड़ बांचना। उसे क्या बोला जाता है? कावड़े बांचना। अब इसमें कंफ्यूज कैसे कर देते हैं, आपको ऑप्शन दे देंगे, जो बंजारा बोल है, कावड़ बांचना हो गया, जातक या बातीक, लेकिन हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा कावड़े बांचना। अगला क्वेश्चन है रणकेसरी झुंझार सिंह पुस्तक किसने लिखी थी? रणकेसरी झुंझार सिंह पुस्तक है वो किसने लिखी थी? वो लिखी थी कुंवर पन्ने सिंह ने। अब ये क्वेश्चन आपके लिए नया है क्योंकि ये आपने है वो बहुत कम लोगों ने ही पढ़ा होगा। तो रणकेसरी झुंझार सिंह पुस्तक है वो कुंवर पन्ने सिंह ने लिखी थी। सबसे पहले प्राप्त होने वाला चौहान शिलालेख है, तो ये है हंसोट। कंफ्यूजन करने के लिए आपको चंद्र महासेना भी दे सकता है, ग्वालियर का भी दे सकता है, लेकिन नहीं, आपको याद रखना है कौन सा? आपको हंसोट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हंसोट। सबसे पहले प्राप्त होने वाला चौहान शिलालेख हंसोट। अगला है बिसलदेव रासो की मुख्य महिला पात्र का नाम है। बिसलदेव रासो की मुख्य महिला पात्र का नाम है राजमती। अगला क्वेश्चन, कुचमादी आखर ग्रंथ के रचयिता हैं। रामेश्वर दयाल श्रीमाली। रामेश्वर दयाल श्रीमाली। तो ये ग्रंथ आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। रणकेसरी झुंझार सिंह के लेखक कुंवर पन्ने सिंह और कुचमादी आखर ग्रंथ के रचयिता है रामेश्वर दयाल श्रीमाली। आगे बढ़ते हैं। अगला, किस निदेशालय द्वारा द्विमासिक पत्रिका राजस्थान सुजस का प्रकाशन किया जाता है?
किसका? राजस्थान सूजस का। तो अगर आपसे पूछ ले तो ये करता है जो सूचना और जनसंपर्क निदेशालय है वो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय। जनसंपर्क निदेशालय सूजस, राजस्थान सूजस का प्रकाशन करता है। राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना है वो अगस्त 2015 में की गई? पहला तो कि राजस्थान के किस जिले में की गई युद्ध संग्रहालय की स्थापना, तो ये की गई आपके जैसलमेर में। जैसलमेर में। फिर आपसे पूछा जाएगा कि कब की गई युद्ध संग्रहालय की स्थापना, तो अगस्त 2015 में की गई। अगला है राजपूताना की किस रियासत के सिक्कों पर एक और सम्राज्ञी विक्टोरिया का चेहरा और अंग्रेजी में विक्टोरिया एम्प्रेस लिखा होता था और दूसरी ओर नागरी तथा उर्दू लिपि में महाराजा का नाम लिखा होता था। यानी जो सिक्का था उसके एक ओर तो है वो विक्टोरिया का चेहरा और उसके नीचे लिखा होता था विक्टोरिया एम्प्रेस, और दूसरी ओर है वो नागरी और उर्दू में है वो महाराजा का नाम लिखा जाता था। तो ये कौन सी रियासत में लिखा जाता था? तो ये लिखा जाता बीकानेर रियासत में। कौन सी? बीकानेर रियासत में। अब ये मेरा बताया हुआ है तो आप कमेंट करके बताना कि किस राजा का नाम है वो लिखा जाता था, महाराजा का नाम। तो इसका तो आंसर हो गया बीकानेर रियासत में। अगला क्वेश्चन, सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइंट्स अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य था? ये कार्य है वो आरेल स्टर्न का था। किसका था? आरेल स्टेन का। तो आप याद रखना। अगला, पंडित विश्वेश्वर नाथ रेव द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया? विश्वेश्वर नाथ के द्वारा है वो कौन सा जो आपका ग्रंथ है वो लिखा गया? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें है इनके 2-3 ग्रंथ है जो आपको याद होने चाहिए। पहला तो है कॉइन्स ऑफ मारवाड़, कॉइन्स ऑफ मारवाड़ इनके द्वारा। दूसरा लिखा गया हिस्ट्री ऑफ द राष्ट्रकूट्स, हिस्ट्री ऑफ द राष्ट्रकूट्स, ठीक है। और एक इनके द्वारा लिखा गया विश्वेश्वर स्मृति, जो इसके नाम पे भी है विश्वेश्वर स्मृति। तो ये 3 इनके हैं, इंपॉर्टेंट है, आपको तीनों के तीनों है वो याद रखने हैं। कॉइन्स ऑफ मारवाड़, हिस्ट्री ऑफ द राष्ट्रकूट्स और विश्वेश्वर स्मृति विश्वेश्वर नाथ रेव के द्वारा लिखे गए ग्रंथ है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, पाशुपात संप्रदाय से संबंध गुरु विश्वरूप का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो इसका अगर आपसे पूछे तो ये जो हर्ष पर्वत शिलालेख है वहाँ पर मिलता है। हर्ष पर्वत शिलालेख जो कि कब का है? ये शिलालेख है 973 ईस्वी का, 973 ईस्वी का। तो ये भी आप याद रखना। तो पाशुपात संप्रदाय से संबंध गुरु विश्वरूप का उल्लेख है वो हर्ष पर्वत शिलालेख में मिलता है जो कि 973 ईस्वी का है। अगला क्वेश्चन, पद्म पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण और गरुड़ पुराण में से कौन सा एक ग्रंथ पुष्कर के प्रसिद्ध बर्मा मंदिर से संबंधित काल्पनिक कथाओं का वर्णन करता है? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा पद्म पुराण। पद्म पुराण है वो पुष्कर के जो प्रसिद्ध बर्मा मंदिर है उनसे संबंधित काल्पनिक कथाओं का वर्णन करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा पद्म पुराण। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, राजपूताना म्यूजियम है वो कहाँ स्थित है? तो राजपूताना म्यूजियम है वो अजमेर में स्थित है। अजमेर में आपसे पूछ ले अजमेर में कहाँ है? तो जो अकबर के द्वारा बनाया गया किला है, अकबर का किला उसमें स्थित है, अकबर के किले में स्थित है। तो राजपूताना म्यूजियम अजमेर में अकबर के किले में स्थित है। राम एकाश्म और स्फटिक नामक पाषाण कालिक उपकरण है वो प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये आपका जो आहड़ पुरातात्विक स्थल है वहाँ से प्राप्त हुए हैं। आपके कहाँ से? आहड़ से है वो प्राप्त हुए हैं। अगला है, कालीबंगा के किस दिशा में जूता हुआ खेत मिला है? अब ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि जूता हुआ खेत कहाँ से मिला है, कालीबंगा सभ्यता से मिला है। तो अब इसमें पूछ लिया कि वो किस दिशा में मिला है, तो आपको ध्यान रखना है दक्षिण पूर्व दिशा में। कालीबंगा के किस में? दक्षिण पूर्व दिशा में। अगला क्वेश्चन, किस सभ्यता में मुर्दों के सिर को उत्तरी ओर रखकर दफनाने के प्रमाण मिले हैं? तो ये आपके मिले हैं आहड़ सभ्यता से।
कौन सी? आहड़ सभ्यता जो आपकी उदयपुर में है। तो मुर्दों के सिर को उत्तरी ओर रखकर दफनाने के प्रमाण है वो कहाँ से मिले हैं? आहड़ सभ्यता से। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में आलनिया कोटा के प्राग ऐतिहासिक चित्रों की खोज है वो किसने की? तो ये की थी डॉक्टर जगत नारायण ने। जगत नारायण, डॉक्टर जगत नारायण। अगला, मौर्य काल में राजस्थान है वो किस जनपद में आता था? अगर आपसे ऐसा पूछ ले मौर्य काल में राजस्थान किस जनपद में आता था, तो ये अपर जनपद में आता था, अपर जनपद में। अगला, आहड़ सभ्यता के लोग किस खाद्य पदार्थ से अच्छी प्रकार परिचित थे? तो ये परिचित थे चावल से। आहड़ सभ्यता के लोग चावल से परिचित थे। राजस्थान में 1871 ईस्वी में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम प्रारंभ करने का श्रेय है वो दिया जाता है। कार्य प्रारंभ हुआ था 1871 में हुआ था। श्रेय है वो किसको जाता है? तो ये श्रेय जाता है ACL कार्लाइल को जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ACL कार्लाइल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, कालीबंगा में उत्खनन के कितने स्तर प्राप्त हुए? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कालीबंगा के बारे में आपसे पूछ ले तो ये 5 स्तर है कालीबंगा के प्राप्त हुए हैं। इतिहासकार ओझा के अनुसार मेवाड़ के शासक अल्हट ने जिस देवपाल को मारा था वह था, वो जो देवपाल था तो वो कौन था? तो वो था प्रतिहार वंश का, प्रतिहार वंश का था, देवपाल था प्रतिहार वंश का। प्रसिद्ध शासकों में रोहिल्दी के नाम से कौन जाना जाता था? प्रसिद्ध शासकों में रोहिल्दी, तो रोहिल्दी के नाम से जाना जाता था हरीशचंद्र। अगला क्वेश्चन, ग्वालियर अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को वंशज बताया गया है। किसका वंशज बताया गया है? अब गुर्जर प्रतिहारों का बताया गया कौन से अभिलेख में? ग्वालियर अभिलेख में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मण का बताया जाता है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण का वंशज है, उसका प्रमाण है वो किस अभिलेख में मिलता है? तो वो ग्वालियर अभिलेख में मिलता है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, वह अभिलेख जिनमें प्रतिहारों को गुर्जर है वो कहा गया। इसके देखें तो ये आपके 4 अभिलेख है जिनमें प्रतिहारों को है वो गुर्जर कहा गया है। 4 कौन कौन से? देवली अभिलेख, दूसरा राधनपुर, कराड़ और नीलगुंड। तो इन चारों के अंदर है वो गुर्जर प्रतिहारों को क्या कहा गया? गुर्जर कहा गया है। अगला, अर्धनारीश्वर की प्रतिमा है वो कहाँ से प्राप्त हुई? तो वो प्राप्त हुई आभानेरी से। कहाँ से? आभानेरी दौसा। महमूद बेगड़ा के नाम से जाना जाने वाला मुस्लिम शासक कौन था? तो मुस्लिम शासक है वो था फतेह खान। अगला क्वेश्चन, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रभाकर वर्धन ने है गुर्जरों को पराजित किया था। तो किसने किया था? प्रभाकर वर्धन ने। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आप थोड़ा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। अगला, विनायका, हथिया गोंड एवं कोलवी की जो प्रसिद्ध बौद्ध गुफाएं हैं वो किस जिले के अंतर्गत स्थित है, जो कि प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? ये है झालावाड़ में। तो आपसे अगर पूछ ले कि बौद्ध गुफाएं हैं वो कहाँ हैं? झालावाड़ में। कुंभा का गुजरात के साथ संघर्ष का प्रारंभिक कारण है वो क्या था? महाराणा जो कुंभा है उनका जो गुजरात के साथ प्रारंभिक कारण है वो हमें बताना है। तो ये कारण था नागौर विवाद है, ये प्रारंभिक कारण था उनके साथ संघर्ष का। मेवाड़ महाराणा प्रताप के खिलाफ अंतिम मुगल आक्रमण का नेतृत्व है वो किसने किया था? यानी अंतिम मुगल आक्रमण है वो किसने किया था? तो उसमें जो नेतृत्व करता थे वो थे जगन्नाथ कछवा। अगला है बप्पा रावल का देहांत है वो कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था नागदा उदयपुर में। कहाँ हुआ था? नागदा में। तो याद रखना बप्पा रावल का देहांत नागदा में। अगला क्वेश्चन है,
राणा सांगा के उस सहयोगी का नाम बताइए जिसने खानवा युद्ध के नाजुक पड़ाव पर अपना समर्थन है वो वापस ले लिया था। तो ये जो पड़ाव पर है, नाजुक पड़ाव पर जो समर्थन लिया था वो लिया था सहलवी तंवर ने, सहलदी तंवर ने। अब इसमें है आपके जो राजपूत शासक थे उनसे से संबंधित है क्वेश्चन है, जो भी राजवंश थे उनसे संबंधित क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि जो मैंने आपको टेस्ट करवाए थे इनमें है, इस पार्ट से है, जो हिस्ट्री का ये पार्ट है इससे बहुत ही कम क्वेश्चन है मैंने लिए थे। क्यों? क्योंकि आगे है, इसमें टाइम ज़्यादा ना लगाते हुए जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो एक साथ किए जाए, ताकि हमारा जो टाइम है वो भी बच पाए और जिनसे क्वेश्चंस है वो मैक्सिमम आते हैं वो हमारे टॉपिक है पहले ही हमने तैयार कर लिए, इसीलिए पहले इसके क्वेश्चन आपको कम करवाए गए थे। अगला क्वेश्चन, किस चौहान शासक के राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख है वो उत्कीर्ण कराया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ के समय है वो दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख को उत्कीर्ण करवाया गया था। राजस्थान का पहला हिंदी उपन्यास अबलाओं का इंसाफ कब प्रकाशित हुआ? सबसे पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान का पहला हिंदी उपन्यास कौन सा है? अबलाओं का इंसाफ। प्रकाशित होने की बात करें तो ये प्रकाशित हुआ था 1927 में। अगला है कि मुगल दरबार में राजपूत राजाओं का प्रतिनिधित्व है वो क्या कहलाता था? तो इसका आंसर होगा वकील। इसका आंसर होगा वकील। अगला क्वेश्चन, मारवाड़ में वीरता साहित्य सेवा के लिए सिरोपाव देने की परंपरा रही थी, तो जो सर्वोच्च सिरोपाव है वो कौन था? पहला तो एक याद रखना कि मारवाड़ में वीरता और साहित्य सेवा के लिए क्या दिया जाता था? सिरोपाव दिया जाता था। और जो सर्वोच्च सिरोपाव था वो था हाथी सिरोपाव। क्या था? हाथी सिरोपाव। सिरोपाव। अगला क्वेश्चन, राज दरबार में पंक्तिबद्ध बैठने की परंपरा को कहा जाता था, तो इसे कहा जाता था मिसल। इसे कहते हैं मिसल। उमराव किस रियासत के सामंत थे? तो उमराव के बारे में पूछ ले तो उमराव है वो मेवाड़ रियासत के सामंत थे। किसके? मेवाड़ के। मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय के समय में प्रथम श्रेणी के सामंतों की संख्या थी। कितनी थी? तो 16 थी। तो मेवाड़ महाराणा जो अमर सिंह है द्वितीय हैं, उनके समय में प्रथम श्रेणी के सामंत है वो कितने थे? 16। अगला क्वेश्चन, मारवाड़ के वे सामंत जिन्हें राजा का निकट संबंधित होने के कारण 3 पीढ़ियों तक चाकरी और रेख देने से मुक्त रखा जाता था, जो कि कर होते थे चाकरी और रेख, उनसे मुक्त रखा जाता था, वो क्या कहलाते थे? तो वे कहलाते थे राजवी। वे क्या कहलाते थे? राजवी। जो आपके राजवंश होते हैं उनकी राजव्यवस्था से जो क्वेश्चन बनते हैं तो वो इसी प्रकार बनते हैं। तो इसमें ये पूछ लिया जाता है कि उमराव किसे कहते थे, वहाँ पे जो पंक्ति बैठने की जो परंपरा थी उसे क्या कहते थे, जो प्रथम श्रेणी के सामंत कितने थे, या फिर जो चाकरी और जो रेख नहीं देते थे उनको क्या बोला जाता था, या फिर उनकी व्यवस्था होती थी जैसे कि उनकी आय व्यय का ब्यौरा रखने वाला होता था उस अधिकारी को क्या बोलते थे। तो या फिर जो मध्यकालीन राजस्थान में राज्य में जो शासकों के द्वारा जो ये आपके शासक थे वो राज्यों में मध्यकालीन शासकों को क्या है वो बोला करते थे, जैसे अमात्य को क्या बोलते थे, या फिर अमात्य होता था वो कौन होता था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाग बागों का उल्लेख है वो किस ताम्रपत्र से प्राप्त होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चिकली ताम्रपत्र। चिकली ताम्रपत्र। अब ये पूछ ले कि ये ताम्रपत्र कब का है, तो ये है आपके 1483 ईस्वी का। 1483 ईस्वी का। पहला तो लागबाग से संबंधित अगर पूछ ले उल्लेख कहाँ मिलता है तो चिकली ताम्रपत्र में मिलता है, और ये 1483 ईस्वी का। राजस्थानी साहित्य का वीर गाथा काल है वो है, तो ये काल आता है आपका 800 से 1460। 800 से 1460, और ये है विक्रम संवत। ये क्या है? विक्रम संवत। तो विक्रम संवत 800 से 1400 तक का तो आपको ध्यान रखना है। एक जो आपका चिकली ताम्रपत्र है इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि एक तो हम ये बता ही देंगे कि ये इसमें है वो जो खेत होते थे उनको टुकड़ों में बांटने की पद्धति पर प्रकाश पड़ता है। दूसरा इसमें लागबाग का उल्लेख है। तीसरा ये बोला जा सकता है कि जो ये ताम्रपत्र है वो किस भाषा में था, तो ये वागड़ी भाषा का था। किसका था?
वागड़ी भाषा का था। एक इससे ये भी हो जाता है कि जो ये ताम्रपत्र है इसमें जो रावल गंगादास था, रावल गंगादास था, उसके द्वारा जो जोशी वेणी को भूमि अनुदान दिया था वो भी इसी ताम्रपत्र में अंकित है। तो ये भी थोड़ा आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में किन राजाओं के सिक्के हैं वो नलियासर, विराट, सांबर तथा नगरी से प्राप्त हुए हैं। तो ये सिक्के प्राप्त हुए हैं, ये है हिंदू यूनानी, जिसे क्या बोलते हैं, इंडो ग्रीक भी बोलते हैं, इंडो ग्रीक। अगला देखें, अगला है कि राजस्थान में फारसी भाषा का सबसे प्राचीन अभिलेख है वो किस जिले से मिला है। तो फारसी भाषा का प्राचीन अभिलेख है वो अजमेर से मिला है। कहाँ से? अजमेर से। वाद साहित्य से आज से है। वाद साहित्य क्या होता है? ये कथा या कहानी से है, कथा या कहानी, उसे बोलते हैं वाद साहित्य। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड लेक ने होलकर, सिंधिया और अमीर खां की संयुक्त सेनाओं को किस स्थान पर पराजित है वो किया था। तो इसने पराजित किया था भरतपुर में, लेकिन जगह पूछ ली जाती है कई बार, तो आप याद रखना बेर बहरतपुर में। कहाँ पे किया था? बेर बहरतपुर में। लॉर्ड लेक ने होलकर, सिंधिया और अमीर खां को संयुक्त सेनाओं को पराजित किया था बेर बहरतपुर में। राजस्थान के प्रारंभिक मध्यकाल के राज्यों में अक्सपटलिक की जिम्मेदारी थी, यानी अक्सपटलिक है वो क्या होता था? तो अक्सपटलिक है वो मुख्य जो लेखाधिकारी होता था उसे कहा जाता था, यानी उसकी जो जिम्मेदारी होती थी वो होती थी मुख्य लेखा अधिकारी के रूप में काम करना। तो आप याद रखना, अक्सपटलिक मुख्य लेखाधिकारी। किसी राजपूत राज्य का विभाजन करने वाले प्रांतों को क्या नाम दिया जाता था? तो उन प्रांतों को बोला जाता था भुक्ति। उन प्रांतों को क्या बोला जाता था? भुक्ति। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, कागदारी बही में होता है, कागदारी बही है उसमें क्या क्या होता था? तो इसमें कई चीजों का ब्यौरा रखा जाता था, जैसे व्यापारिक मार्ग हो गए, व्यापारिक मार्ग। दूसरा जो यातायात के साधन होते हैं, यातायात के साधन। और तीसरा क्या है? शासकों द्वारा जो व्यापारियों को प्रदान की गई रियासतें थी उनका भी इसमें ब्यौरा रखा जाता था। तो शासकों द्वारा व्यापारियों को प्रदान की गई रियासतें, तो उनका भी ब्यौरा कहाँ पर रखा जाता था? उसका भी कागदारी बही में रखा जाता था। तो आप याद रखना, व्यापारिक मार्ग, यातायात के साधन और शासकों द्वारा व्यापारियों को प्रदान की गई रियासतें। अगला है, 8वीं से 12वीं सदी के समाज में राजस्थान में प्रचलित अधिकारी अक्सपटलिक का संबंध किससे था? अब हमने थोड़े से पहले क्वेश्चन में देखा था कि अक्सपटलिक है वो क्या था। तो अक्सपटलिक है वो मुख्य लेखाधिकारी था, और मुख्य लेखाधिकारी वो काम क्या करता है? राज्य में जो आय व्यय होती है, राज्य की जो आय और व्यय होती है उसका ब्यौरा रखना। तो अक्सपटलिक का संबंध किससे था? राज्य में आय व्यय का जो ब्यौरा रखने वाला अधिकारी होता था उसे क्या बोलते थे? अक्सपटलिक। अगला है, छंछूद वसूला जाता था। तो ये एक प्रकार का कर था जो कि जागीरदारों से वसूला जाता था, तो जागीरदारों से वसूले जाने वाला कर था छछूंद। अगला है, मधुमती पत्रिका का प्रकाशन है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो मधुमती पत्रिका है उसका जो प्रकाशन है वो राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा किया जाता है। तो मधुमती पत्रिका है और राजस्थान साहित्य अकादमी की मासिक पत्रिका है। अगला, सूरज प्रकाश का लेखक कर्णिदान है वो किस शासक का दरबारी कवि था? तो पहला तो आपको ये याद रखना है कि सूरज प्रकाश है उसके लेखक कौन थे? कर्णिदान थे। अब कर्णिदान के बारे में देखें तो कर्णिदान है वो जो जोधपुर के नरेश थे, जोधपुर के शासक थे अभय सिंह, उनके दरबार में रहते थे।
अभय सिंह इनके दरबारी कवि थे। इन्होंने सूरज प्रकाश नामक जो ग्रंथ लिखा था उसमें जो महाराजा जसवंत सिंह थे, महाराजा जसवंत सिंह इसके साथ साथ अजीत सिंह, इसके अलावा जो अभय सिंह थे, कौन थे? अभय सिंह थे। इनके काल की जो भी इम्पोर्टेंट घटनाएं थी उनकी जानकारी है वो इसमें इन्होंने लिखी थी। तो अगर आपसे पूछ ले कि जोधपुर के शासक जसवंत सिंह, अजीत सिंह और अभय सिंह के काल की जो महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो वो सूरज प्रकाश से मिलती है। अगला है भारतेश्वर बाहुबली घोर ग्रंथ राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसके रचयिता है वो कौन है? तो इसके रचयिता है वज्रसेन सूरी। अगला, राजस्थान के पूर्व मध्यकालीन राज्यों में नैमित्तिक पद नाम का प्रयोग किया जाता था। तो ये नैमित्तिक है वो किसे बोला जाता था? और ये मैंने आपको करवाया भी है क्वेश्चन कि नैमित्तिक है वो ज्योतिष के लिए होता था, यानी राजकीय ज्योतिष के लिए। तो इसका राइट हो गया ज्योतिष। अगला आगे बढ़ते हैं। अगला है कि मध्यकालीन राजस्थान के राज्यों में शासक के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है वो माना जाता था। तो जो महत्वपूर्ण अधिकारी है वो प्रधान के रूप में होता था। तो अगर पूछ ले तो वो माना जाता था प्रधान के रूप में यानी प्रधानमंत्री। अगला, पंचमार्क चांदी के 3075 सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये सिक्के आपके प्राप्त हुए हैं रेंड से। कहाँ से? रेंड। अगला क्वेश्चन, अड़सट्टा दस्तावेज मुख्यतः प्रकाश डालते हैं किस पर? तो जो रियासत का जो भू राजस्व होता था उस पर, भू राजस्व पर है वो प्रकाश से डालते हैं। तो 68 दस्तावेज है वो किस पर प्रकाश डालते हैं? भू राजस्व पर। सल्तनत के कौन से प्राचीनतम सिक्कों का राजस्थान में प्रचलन था? तो इसमें दो आते हैं सल्तनत के सिक्के, वो कौन कौन से? एक तो आपका आता है टंका और दूसरा आता है दिरहम। टंका और दिरहम वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपसे पूछे सल्तनत के कौन से दो सिक्के हैं? तो एक तो टंका और दूसरा दिरहम। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन है वो किसके द्वारा किया जाता है? अभी मैंने आपको मधुमती पत्रिका बताया था, तो ये इम्पोर्टेंट है जो कि इन अकादमियों के द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो मधुमती है वो तो राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा, और जो आपकी जागती ज्योत है वो आपके किसके द्वारा? जो राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति अकादमी है, राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति अकादमी उसके द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है। तो आपको जागती ज्योत और मधुमती पत्रिका दोनों ही याद होने चाहिए। अगला है, मीरा पुरस्कार है वो किसके द्वारा दिया जाता है? तो मीरा पुरस्कार है जो राजस्थान साहित्य अकादमी है उसके द्वारा दिया जाता है। राजस्थान साहित्य अकादमी जिसके द्वारा मधुमती पत्रिका है वो जारी की जाती है, प्रकाशित की जाती है। अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव पुस्तक का 1911 में प्रकाशन है वो किसके द्वारा किया गया था? तो इसका प्रकाशन 1911 में हरविलास शारदा के द्वारा किया गया था। हरविलास शारदा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रत्येक राज्य में महकमा बकायत होता था जो करता था। तो ये जो महकमा बकायत है ये क्या काम करता था? जिस टाइम है वो अच्छी फसल होती थी, अच्छी फसल होती थी, तो अच्छी फसल के समय जो शेष राजस्व है उसे वसूलता था। तो शेष राजस्व है उसको वसूलता था। तो आपको याद रखना है कि महकमा बकायत क्या करता था? तो ये अच्छी फसल के टाइम में शेष राजस्व को वसूलता था। तो ये इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको करवा दिए। क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और एक साथ में कम टाइम में इतने सारे क्वेश्चन का रिवीजन है आपको कैसा लगा। तो चलिए अब मिलते हैं अगली क्लास में अगले टेस्ट में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।